जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव माध्यम है। कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को हम लोग यहाँ से एक साथ लेके चल रहे हैं। ये वीडियो जो है कि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी पुलिस से अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि मेंस लेवल पे 200-250 शब्दों में आप लिखने के लिए सक्षम हो जाए। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग भारत की स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ लिए थे। 1773 से लेकर के 1947 का जो अधिनियम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी पढ़ लिए थे। अब बंगाल के नवाबों का इतिहास या अंग्रेजी राज्य में बंगाल का विलय के बारे में देखेंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको आधुनिक भारत से संबंधित क्विज प्रैक्टिस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जा करके। करेक्ट, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां 17 से लेकर के 1727 तक बंगाल का नवाब बनता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में अंतिम रूप से मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त सूबेदार कौन सा था? तो मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, ये औरंगजेब के द्वारा नियुक्त अंतिम रूप से ये मतलब मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा अंतिम रूप से बंगाल का नियुक्त नवाब मुर्शीद कुली खां ही होता है। ठीक है, इसके बाद से कोई भी मुगल बादशाह बंगाल का नवाब नियुक्त नहीं करता है, क्योंकि इसके बाद मुर्शीद कुली खां ने ही बंगाल को अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है। मतलब मुगलों से धीरे धीरे ये केंद्रीय सत्ता जैसे कमज़ोर होता है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनका बहुत सारा उदय होने लगता है। तो उसमें से एक बंगाल भी था जिसका उदय होता है। कार्य किया, बंगाल का पहला नवाब था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब था। इसे मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने वर्ष 1727 में सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, इसे सूबेदार नियुक्त किया था। इसके पहले ये अंतिम नवाब है। ठीक है, सॉरी, मैं इसको वो बोल दिया था, आपको औरंगजेब बोला था। औरंगजेब नहीं था ये। 1717 ये आपका मुर्शीद फर्रुख सियर था। फर्रुख सियर के द्वारा नियुक्त ये था। यह मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त पहला और अंतिम बंगाल नवाब था। ठीक है, मतलब मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त पहला और अंतिम मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, जिसको फर्रुख सियर नियुक्त करता है। इसे बंगाल की राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद, ठीक है, या मकसूदाबाद, मुर्शिदाबाद को कहीं कहीं आपको नाम मकसूदाबाद भी देखने को मिल जाता है। मुर्शीद कुली खां ने इजारेदारी व्यवस्था या भूराजस्व व्यवस्था, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था कहिए या इजारा व्यवस्था कहिए या भूराजस्व व्यवस्था कहिए या ठेकेदारी व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया था। ठीक है, इससे कृषकों का उत्पीड़न हुआ। कृषकों का उत्पीड़न इसलिए हुआ कि जो इजारेदारी व्यवस्था था एक तरह से आपका ठेकेदारी प्रथा था, मतलब जो राजस्व वसूलने का, ठीक है, राजस्व वसूली का एक ठेकेदारी प्रथा था। ठीक है, वसूली का एक ठेकेदारी प्रथा था, जिसमें जो भी बाहुबली होते थे, बड़े जमींदार होते थे, ठीक है, वो लोग राजस्व वसूल करके इस नवाब को देते थे। ठीक है, जो मुर्शीद कुली खां था उसमें उसको देते थे। ठीक है, ये हो गया कि इसके समय मतलब मुर्शीद कुली खां के समय सिताब राय एवं सुजात खां नामक जमींदारों ने विद्रोह किया था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां का दमाद था सुजाऊ दौरा थे। मुर्शीद कुली खां का दमाद सुजाऊ दौरा था। इसे मुर्शीद कुली खां ने ही अपने समय के काल में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, मतलब ये अपने समय में मतलब अपने दामाद को, मुर्शीद कुली खां ने अपने दामाद सुजाऊ दौला को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया था। यानी इसके समय बिहार, ठीक है, बंगाल का अंग था। ठीक है, इसके समय बिहार भी मतलब बंगाल का अंग बन गया था। और मतलब जो हुआ कि जो सुजाऊ दौला आता है वो बिहार को भी बंगाल में मिला लेता है। इसके यहाँ उप सूबेदार, ठीक, उप सूबेदार अली वर्दी खां को बनाता है। ठीक है, एक उप सूबेदार अली वर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, ठीक है, सुजाऊ दौला, अब देखिए अली वर्दी खां बनेगा अगला उप सूबेदार बनाता है मुर्शीद कुली खां को। अब सरफराज खां 1739 से लेकर के 1740 ईस्वी रहता है। इसके समय 1740 ईस्वी में गिरिया, ठीक है, गिरिया बंगाल का युद्ध होता है। ठीक है, गिरिया बंगाल में जगह है, वहाँ पे युद्ध होता है, उसको गिरिया का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने पराजित हो गया, अलीवर्दी खान पराजित हो जाता है और अलीवर्दी खान इसका वध कर देता है। ठीक है, सरफराज खां का वध कर देता है। अलीवर्दी खां इसका वध कर देता है, किसका? सरफराज खां का।
अब सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है 1740 से 1756 ईस्वी तक। यह बंगाल का एक योग्य नवाब था। अलीवर्दी खां बंगाल का एक योग्य नवाब था। इसने नवाब बनने के नवाब बनने के बाद भी तत्कालिक मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए का उपहार राजस्व के रूप में भेज दिया और इसके बाद इसने मुगल बादशाह को कभी भी कोई राजस्व नहीं दिया। ठीक है, अलीवर्दी खां जब नवाब बनता है तो जो मुगल बादशाह था उसमें उसको 2 करोड़ रुपए भेजता है और उसके बाद से फिर कोई धनराशि नहीं करके इसने इस यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी की छत्ती से करता है कौन? अलीवर्दी खां। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके ऊपर मराठा सरदार रघुनाथ राव ने कई बार आक्रमण किया। ठीक है, इसके ऊपर मराठा सरदार कई बार आक्रमण किया। इसने मराठों को अपना उड़ीसा नामक एक प्रांत 12 लाख रुपए में चौथ दे दिया। ठीक है, 12 लाख में चौथ दे दिया करके। इसके 3 पुत्रियां थी। ठीक है, सबसे बड़ी पुत्री थी घसीटी बेगम। ठीक है, का विवाह इसने एक ढाका के नवाब और इसके बाद अन्य 2 पुत्रियों का विवाह पूर्णिया के नवाब और पटना के नवाब के साथ कर दिया। लेकिन इसके जीवन में ही इसके तीनों पुत्रियों के पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला सिराजुद्दौला बनता है। ठीक है, उसके पहले वाला आपका सुजाउद्दौला था, ये सिराजुद्दौला है। ठीक है, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक बनता है। ठीक है, यूरोप में जो सप्तवर्षीय का युद्ध होता है उसी के समय अगर पूछता है कि जब यूरोप में सप्तवर्षीय का युद्ध होता है तो बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। यह अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री जो थी, ठीक है, उसका पुत्र था करके। इसी के समय में बंगाल में, ठीक है, बंगाल में मनिहारी का युद्ध होता है। ठीक है, बंगाल में एक मनिहारी जगह है, वहाँ पे युद्ध होता है, 1756 में हुआ। इसमें, ठीक है, इसमें इतने अपने मौसी की पुत्री, ठीक है, मतलब इसने अपने मौसी के पुत्र शौकत जंग का वध कर दिया, जो कि अंग्रेजों का पिछलग्गू था। ठीक है, शौकत जंग अंग्रेजों का चाटुकार बना हुआ था। लेकिन अभी भी इसने 2 दुश्मन थे। ठीक है, इसके मतलब सिराजुद्दौला के अभी 2 दुश्मन थे। इसकी मौसी घसीटी बेगम थी, ठीक है, जो अलीवर्दी खां की पुत्री होती हैं। घसीटी बेगम एक अंग्रेज थे। इसके समय में वर्ष 1756 ईस्वी में यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है। ठीक है, किसके समय? सुजाउद्दौला के समय। ठीक है, सिराजुद्दौला, सॉरी, सुजाउ नहीं, सिराजुद्दौला है ये। ठीक है, सिराजुद्दौला के समय। और इस युद्ध में यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने आ गए। ठीक है, और फलतः भारत में भी ये दोनों शक्तियाँ आमने सामने आ गई। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा था कि वह स्वर्ग से उतरा एक सेनापति था। एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, विलियम पिट रॉबर्ट क्लाइव की तारीफ करते हुए कहता है कि यह स्वर्ग से उतरा हुआ एक सेनापति है। प्लासी का युद्ध की जो पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध हो जाने के बाद भारत में बंगाल में फ्रांसीसियों ने अपने कारखाने जो कासिम बाजार में था, ठीक है, को किलेबंदी करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने भी कलकत्ता को, ठीक है, वो किलेबंदी करना प्रारंभ करते हैं कलकत्ता को। ठीक है, जो फ्रांस में कासिम बाजार में जो फ्रांस की किला थी उसको किलेबंदी करते थे सुरक्षा की दृष्टि से, और अंग्रेज कलकत्ता को किलेबंदी करते हैं। इसी समय में फ्रांसीसी सुजाउद्दौला, ठीक है, फ्रांसीसी सुजाउद्दौला के कहने पर मान गए। ठीक है, सुजाउद्दौला कहता है कि भाई मैं हूँ, मेरा शासन है, मैं सुरक्षा की गारंटी तुमको देता हूँ, तुम लोग किलेबंदी क्यों कर रहे हो? तो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी करते रहे, रोके नहीं। ठीक है, अंग्रेज रोकते नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लैक होल की घटना होती है, ये ब्लैक ट्रेजेडी भी कहते हैं। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने अपने समय के काल में अंग्रेजों की कलकत्ता की कोठी पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब भाई फ्रांसीसी मान गए, लेकिन एक अंग्रेज नहीं मानते हैं। क्या अंग्रेजों को भगा करके 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया। ठीक है, 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया। इनको एक काल कोठरी जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट थी। ठीक है, 18 फीट लंबे और 14 फुट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जून और जुलाई का महीना होता है। ठीक है, सुबह
जब कोठरी खोली गई तब इसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे थे। कहने का मतलब ये है कि इतने उमस भरी, भाई आप लोग भी जानते हैं कि जून जुलाई का महीना बहुत उमस भरी होता है, ठीक है। और बंगाल में मतलब एक कमरे में 146 लोगों को कैद कर देना, 146 लोगों को ठूस करके भरना, ये भी बात कहीं से प्रासंगिक नहीं लगता है। मेरे ख्याल से एक तरह से काल्पनिक घटना है। हाँ, घटना घटी होगी, कुछ लोग ज़रूर होंगे, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी होंगे, लेकिन 146 लोग 18 बाई 14 फुट के कमरे में आ जाएँ, ये बात गले नहीं उतरता है। आइए, कालकोठरी की घटना 18 फीट, ठीक है। कुल अंग्रेज 146, मृत्यु 123 की हो जाती है, मात्र 23 जिंदा बचता थे, ठीक है। मुगल बादशाह सिराजुद्दौला था, ठीक है। ये थोड़ा इसके बाद में याद रखिएगा। 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कालकोठरी की घटना, ठीक है। कुल 146 लोगों की इसमें शामिल, उसमें मतलब कोठरी में आते हैं करके। इस घटना का वर्णन जीएस हालवेल ने किया, जो कि 28 लोगों में से बचा हुआ था, ठीक है। मात्र यही एक है, इसी एक का 28 जो 23 लोग बचे हुए थे उसमें एक का जीएस हालवेल भी था, यही मात्र इस घटना की चर्चा करता है। अगर कहीं भी इस घटना की चर्चा देखने को नहीं मिलती है ना बंगाल में, किसी इतिहासकार के द्वारा ना नेशनल स्तर पर किसी इतिहास के द्वारा इस तरह की घटनाओं का चर्चा किया जाता है। इस घटना का वर्णन सिराजुद्दौला के तत्कालीन सरकारी इतिहासकार मुगल हुसैन खान ने अपनी पुस्तक सियार मुत्खैरिन में नहीं किया हुआ है, ठीक है। देखिए, ये नहीं करता है, अब वो करता है जो अंग्रेज हालवेल था करके। कलकत्ता का पतन रॉबर्ट क्लाइव की मद्रास से कलकत्ता, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो कलकत्ता का पतन रॉबर्ट क्लाइव की मद्रास से जब कलकत्ता ट्रांसफ़र होता है तो वापसी, ठीक है। कलकत्ता का पतन कैसे होता है और रॉबर्ट क्लाइव की मद्रास से कलकत्ता वापसी कैसे होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जो पहला था 1757 से 60 ईस्वी, फिर बाद में जाकर के ये 1765 से 67 तक रहता है, 2 बार इसका कार्यकाल रहता है वहाँ पे करके। कलकत्ता के पतन की सूचना, ठीक है, कलकत्ता के पतन की सूचना मद्रास में स्थित रॉबर्ट क्लाइव और उसके मित्र वाटसन को मिलती है। जब सिराजुद्दौला, ठीक है, जब सिराजुद्दौला बढ़िया से कूट देता है इन लोगों को, कलकत्ता में बढ़िया से पीटता है, कलकत्ता छोड़ के चले जाते हैं, कलकत्ता के पूरी तरह से पतन हो जाता है, तो इसकी सूचना मद्रास को मिलती है, ठीक है। फलतः इन दोनों ने मद्रास से कलकत्ता की तरफ, कौन, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन दोनों कलकत्ता की तरफ चलते हैं, ठीक है, प्रस्थान किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। कलकत्ता पहुंचकर, ठीक है, कलकत्ता पहुंच करके रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता के कोठी, ठीक है, कोठी चाबी मणिक चंद्र को घूस दे करके ले लिया, ठीक है। जो मणिक चंद्र था वहाँ पे कोठी का, ठीक है, चाबी उसके पास था, उसको कुछ पैसा दे करके ले लिया। फलतः अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो कोठी इनका बन रहा था, जो किलेबंदी कर रहे थे, उसकी चाबी मणिक चंद्र से ले लेते हैं, ठीक है, मणिक चंद्र से ले लेते हैं, सॉरी। अब रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र क्या है। रॉबर्ट क्लाइव यह जानता था कि सिराजुद्दौला के सिराजुद्दौला से आमने सामने का युद्ध जीत नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए इसने सिराजुद्दौला के विरोधियों को अपनी तरफ मिला लिया और षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसने निम्नलिखित लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफ़र को मिलाता है। यह सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, लेकिन बंगाल का नवाब बनना चाहता था और फलतः इसे लालच दे करके रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया। कहा कि भैया मेरे तरफ मिल जाओ, युद्ध होगा। जैसे कि ये सिराजुद्दौला हारता है, तुमको मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। जगत सेठ एक था वहाँ पर, कलकत्ता का एक धनाढ्य व्यापारी था। इसके पास व्यापार करने के लिए बड़ी बड़ी जहाज़ें थीं, ठीक है। इसको भी अपनी तरफ, जगत सेठ को अपनी तरफ मिला लेता है। दूसरा देखिए, राय दुर्लभ बंगाल का दीवान था और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति मतलब ये भी शासन के करना चाहता था। मणिक चंद्र थे करके, इसी के माध्यम से क्लाइव ने उपर्युक्त बड़ी तीनों व्यक्ति से संपर्क साधा था, मणिक चंद्र से, ठीक। क्लाइव की कार्यवाही से बंगाल का नवाब नाराज होने लगा और फलतः प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बन गई, ठीक है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को होता है। यह संधि सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है।
ये संधि याद रखिएगा, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है, ठीक है। अलीनगर नामक कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने ही बताया था, ठीक है। जो अलीनगर नामक जो कलकत्ता था, ठीक है, सिराजुद्दौला ने ही बसाया था। फ्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को फ्लासी बंगाल में, ठीक है, नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित था। फ्लासी का पूर्व नाम, ठीक है, जो पूर्व नाम पलासी था, ठीक है, पहले इसमें प्लासी पहले पलासी था और इसका पूर्व नाम पलास था, ठीक है, पलासी पलास, ठीक है। पलास एक फूल होता है, ठीक है, इसी के आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर और गुलाल बनाया जाता है, ठीक है, जो पलाश है, ठीक है, इसी का अबीर और गुलाल बनाया जाता है होली खेलने के लिए। फ्लासी में अंग्रेजों का मुख्य सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, जो फ्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेजों का मुख्य सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल के नवाब का सेना नायक मीर जाफर था, ठीक है, जो अंग्रेजों से जाकर के पहले ही मिल चुका था। जबकि अन्य सेना नायकों में मीर मदान मोहनलाल थे, ठीक। अंग्रेजों की तरफ से लगभग 2200, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से लगभग 2200 सेना तथा बंगाल की तरफ से देखिए 50,000 सेना थी। अब देखिए मात्र उनके पास 2200 है और इसके पास 50,000 है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के मध्य हुए समझौते के अनुसार प्लासी के मैदान में मीर जाफर अपने नवाब और बंगाल के लोगों से गद्दारी करके अंग्रेजों की तरफ चला गया, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ चला गया। अर्थात यह युद्ध आमने सामने का युद्ध नहीं होकर के युद्ध तो रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्रों करके पहले ही जीत चुका था, ठीक है, आमने सामने का युद्ध नहीं था, षड्यंत्र हो गया, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्रों का परिणाम था। इसके पास अंग्रेजों के पास अभी भी इतनी शक्ति नहीं थी कि भारत में किसी भी रियासत से व किसी भी राजा से सीधे सीधे टकरा सके। इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध के विषय में मीर जाफर ने, ठीक है, मरीन वेग के माध्यम से सिराजुद्दौला का वध करवा दिया, ठीक है। देखिए अब इसका सेनापति ही था मीर जाफर, उसने ही सिराजुद्दौला का वध करवा दिया और मीर मदान मोहनलाल युद्ध के मैदान में मारे गए, ठीक है। जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें मात्र यही 2 व्यक्ति ऐसे थे, मीर मदान और मोहनलाल, जो नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला की तरफ से वो वफादार रहते और युद्ध मैदान में मारे जाते हैं। प्लासी के युद्ध के जो परिणाम क्या हुए, इस युद्ध के जो राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सैनिक परिणाम देखने को मिलते हैं। प्लासी के युद्ध में राजनीतिक परिणाम मुख्य रूप से देखने को मिले, ठीक है। इस युद्ध के बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन की घटना घटी। अब अंग्रेज बंगाल के नवाब, ठीक है, मेकर मतलब बंगाल के नवाब बनाने की भूमिका में प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गए, ठीक है। इन्होंने अपने अधीन बंगाल का पहला नवाब मीर जाफर को बनाया था, ठीक, जो उसका सेनापति था सिराजुद्दौला का, ठीक है, उसको बंगाल का नवाब बनाते हैं। और इस युद्ध में प्रशासनिक परिणाम भी दिखाई देने को मिलता है। इसी के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल में अपने राज्य की स्थापना करके बंगाल का प्रशासन चलाने के लिए गवर्नरी व्यवस्था की, ठीक है, और बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है, ठीक है। इस युद्ध में हमें सैनिक परिणाम भी देखने को मिले, दिखाई दिए। इस विजय के बाद अंग्रेजों को, ठीक है, जो धन मिला उससे अंग्रेजों ने अपने सैनिक स्थिति को मजबूत किया। मतलब भारतीयों को जीत करके भारतीय धन से सैनिक बनाते हैं और फिर भारतीय राज्यों को जीतते हैं, मतलब भारत के ही धन से सैनिक बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं सैनिकों से भारतीयों पर ही विजय प्राप्त करते हैं सभी अंग्रेज। इस युद्ध में हमने सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम भी दिखाई देने को पड़ते हैं इसमें बंगाल के सामने, ठीक है। बंगाल के समाज के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि बंगाल का धन अब, ठीक है, बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के पास आने लगा, मतलब जाने लगा। ऐसे भी माना जाता है कि भारत बंगाल का धन निष्कासन, ठीक है, अब गंगा नदी के किनारे से टेम्स नदी के किनारे की तरफ जाने लगा, ठीक है। ये जब 2021 तक मेंस जो सब्जेक्ट था उसमें एक बार पहले पूछा गया, ठीक है, मतलब गंगा नदी के किनारे से जो अच्छी वस्तुएं उसको सोख करके इनकी अंग्रेज इस बात की कहते हैं कि जो हमारी सिस्टम एक स्पंज की
प्रणाली की भांति काम करता है। गंगा नदी से अक्सर वस्तुओं को सोख करके टेम्स नदी के किनारे जाकर के छोड़ देता है। टेम्स नदी चूँकि लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध अंग्रेज जॉन सुलेमन, ठीक है, जॉन सुलेमन ने कहा था कि हमारी व्यवस्था स्पंज के तरीके से काम करती है, ठीक है। यह गंगा नदी के किनारे से धन को सोख करके, ठीक है, तरीके से निचोड़ करके टेम्स नदी के किनारे जाकर के छोड़ देती है, मतलब निचोड़ देती है। मीर जाफर, देखिए अब देखिए मीर जाफर जो कि 1757 से 1760 ईस्वी अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी दे देता है, ठीक है। जो मीर जाफर था अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी दे देता है, ठीक है। फ्लासी के युद्ध में, ठीक है, फ्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने अधीन इसी क्षेत्र को बनाया था, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव व कंपनी को नकदी उपहार भी प्रदान किया। रॉबर्ट क्लाइव ने नकदी उपहार भी प्रदान किया। मीर जाफर के समय बिहार के सूबेदार सीताराम, मीर जाफर के समय बिहार का सूबेदार सीताराम, उड़ीसा का सूबेदार, ठीक, सीताब राय, सॉरी ये सीताराम नहीं सीताब राय है, ठीक है। बिहार का सूबेदार, मतलब इसके समय बिहार का सूबेदार सीताब राय था और उड़ीसा का सूबेदार राजा राम और पुड़िया का सूबेदार, ठीक है, पुड़िया का ये तो राजा राम, ठीक है, उड़िया का सूबेदार युगल सिंह थे, ठीक है। ये तीनों उप सूबेदार हिंदू थे। फलता, ठीक है, फलता मीर जाफर ने इनको इनके पद से हटाने के निर्णय लिया, ठीक। अब देखिए जो बिहार का सूबेदार सीताराम थे, उड़ीसा के राजा राम थे, ठीक है, राजा राम, और आपका पुड़िया था, पुड़िया का जो सूबेदार था युगल सिंह थे। ये लोग हिंदू थे, इनको हटाने का काम करता है मीर जाफर, ठीक है, इनको हटाता है। लेकिन यह बात जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो रॉबर्ट क्लाइव ने हस्तक्षेप करके, ठीक है, इन तीनों को अपने पद पर बने रहने दिया। लेकिन यही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो, फूट डालो, ठीक है, का नीति को ग्रहण करता है, ठीक है। अंग्रेज कुछ और चाहते थे और रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, मीर जाफर वो कुछ और चाहता था, ठीक है। अब देखिए अब यहीं पे इनमें थोड़ी सी खटपट होता है, ठीक है। कालांतर में इसका उपयोग, ठीक है, देखिए बांटो और राज करो, फूट और डालो और राज करो की नीति को ग्रहण किया और कालांतर में इसका उपयोग 1905 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी और 1947 ईस्वी में अंततः हिंदुस्तान का विभाजन हमारे साथ देखने को मिलता है, प्रकट होता है। वर्ष 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया, ठीक है। इसके स्थान पर एक हालवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर बनकर के आता है और इसने बंगाल के नवाबों को बदलने का प्रयास किया लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन जब वह बेंसिटाट, ठीक है, बेंसिटाट बंगाल का एक अस्थायी गवर्नर बनकर के आता है तब इसने बंगाल के नवाब को बदलने का निर्णय ले लेता है और, ठीक है, इसी ने मीर जाफर के स्थान पर अब मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त करता है। देखिए मीर कासिम 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। ये बंगाल का एक योग्य नवाब था मीर कासिम, ठीक है। मुर्शीद कुली खां ही बंगाल का योग्य नवाब था कि ये भी था, ठीक है, मीर कासिम भी था। मुर्शीद कुली खां के समय बंगाल को भारत के स्वर्ण की, ठीक है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक आइए। लेकिन इसने नवाबी का पद अंग्रेजों की मिली भगत से प्राप्त किया था। कौन? मीर कासिम। तो नवाब बनने के बाद इसने अंग्रेजों के वृद्धिमान, ठीक है, अंग्रेजों के वर्धमान, चटगांव और मेदिनी राय नामक जिले की जमींदारी भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, ठीक है। देखिए अब क्या नवाब जैसे बनता है मीर कासिम, ठीक है। अब अंग्रेजों को इसने वर्धमान जिला, चटगांव, मिदनापुर, ठीक है, नामक जिलों की जमींदारी भू राजस्व, ठीक, भू राजस्व कह लीजिए, वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे देता है। इसने अंग्रेजों को असम के सिलहट जिले, ठीक है, प्रसिद्ध चूने के व्यापार में 50% हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। इसके पूर्व 24 परगना जिले की जमींदारी अंग्रेजों को मीर जाफर से मिले हुए थे, मतलब मिल गया था, ठीक है। वो नवाब बनते ही सबसे पहले जो 24 परगना जिला था, ठीक है, ये 24 परगना जिला का नाम है, ठीक है, 24 परगना हो नहीं, ये 24 परगना जिले का नाम है, ठीक है। इनकी भू राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को इसके द्वारा दे दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे राजस्व मीर कासिम की तरफ से अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, ठीक है। ये देखिए
बर्धमान जिला, मिदनापुर, 24 परगना और चटगांव। ठीक है, तो जो 24 परगना था ये आपका मीर जाफर ने दे रखा था। ठीक है, मीर जाफर से मिल चुका था। शाह आलम द्वितीय को 1700 ठीक है 88 में अंध करवा दिया गया। ठीक है, अंधा करवा करके और 1803 ईस्वी में इसके समय, ठीक है देखिए 1803 में शाह आलम द्वितीय को अंधा करवा दिया और इसको मरवा दिया सब करके। और 1803 ईस्वी में इसी के समय, ठीक है 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों पर दिल्ली का अधिकार हो जाता है। इसी समय सभी फारसी, पहले राजकीय भाषा थी, फारसी को हटा करके अभी इंग्लिश बना लेते हैं 1803 में ही। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को स्थानांतरित करके मुंगेर, ठीक है मुंगेर बनाता है। ठीक है, अब बंगाल की राजधानी जो कि एक सुरक्षित स्थान पे ले जाना चाहता है मीर कासिम, अंग्रेजों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद अंग्रेजों के षड्यंत्र का एक अड्डा बन चुका था। मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक हथियार देने के लिए मुंगेर में तोड़दार बंदूकों के कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को आधुनिक तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए जर्मन सेनापति, जर्मन सेनानायक वाल्टर रीन, ठीक है हार्ड, जर्मन सेनानायक वाल्टर रीन हार्ड को लाया। ठीक है, को लगाया। इसे समरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक धरासना में है, उत्तर प्रदेश में धरासना में समरू का चर्चित वो है, चर्च है। ठीक, इनकी बीवी थी, ठीक है, इनकी बीवी थी भारतीय मूल की एक मुस्लिम महिला थी। ठीक है, वाल्टर रीड की। ठीक है, समरू करके मीर कासिम के समय अंग्रेजों के बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के द्वारा प्रदत्त व्यापारिक अधिकार, ठीक है, जिससे दस्तक पत्र का दुरुपयोग करना बढ़ गया। ठीक है, बढ़ा दिया। तत्पश्चात मीर कासिम ने मना किया कि, लेकिन अंग्रेजों माने नहीं। फलतः मीर कासिम अंग्रेजों की पटना कोठी के ऊपर आक्रमण कर दिया। देखिए, अब मीर कासिम को अंग्रेज बनाते हैं, अंग्रेजों के ऊपर ही मीर कासिम आक्रमण करता है। यह घटना बक्सर के युद्ध का कारण बन जाती है। ठीक है, पटना इनकी कोठी पर आक्रमण करके अधिकार करने का प्रयास करता है। अब अंग्रेज गुस्साते हैं और एक बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं। ठीक है, बंगाल का नवाब मीर जाफर हो जाता है। अब देखिए, मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर बना देते हैं सभी। मीर कासिम को हटाते हैं अंग्रेज और मीर कासिम जो कि शाह आलम द्वितीय के पास चला जाता है और उधर सुजाउद्दौला, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, शाह आलम द्वितीय और लखनऊ अवध का नवाब सुजाउद्दौला तीनों एक साथ मिलते हैं। ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का भगौड़ा नवाब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से छोड़ करके वो उधर चला जाता है। अंग्रेज अब मीर जाफर को बनाते हैं। ठीक है, मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर आधुनिक बिहार का एक जिला है। ठीक है, बक्सर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार का एक जिला है। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, जबकि दूसरे पक्ष में उत्तर भारत की संयुक्त शक्तियां शामिल थीं। ठीक है, इसमें अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। ठीक है, बंगाल का भगौड़ा नवाब, देखिए चूँकि वहाँ से बंगाल से चला गया था इसीलिए इसको भगौड़ा, मीर कासिम, भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल थे। ये तीनों एक तरफ से थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लगभग 7200 सैनिक थे और भारतीयों की तरफ से लगभग 50,000 सैनिक थे। अब देखिए 7200, ये 50,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया था करके। बक्सर के युद्ध का परिणाम यह, उसके इस युद्ध के कई क्षेत्रों में परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में अब अंग्रेज बंगाल के स्थापित हो गए। राजनीतिक रूप से पूरी तरह से अंग्रेज अब भारत के बादशाह को भी हराते हैं। ठीक है, उधर अवध के नवाब को हराते हैं। ठीक है, बंगाल के नवाब को तो हराते ही हराते हैं। बक्सर के युद्ध का एक वास्तविक युद्ध था। यह अंग्रेजों को आधुनिक सेना की विजय थी। फलतः कहा जा सकता है कि बक्सर के विजय ने फ्लासी की विजय पर निर्णय मोहर लगा दी। ठीक है, अब देखिए हुआ ये कि जब फ्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं, ठीक है, तब ये हुआ कि बंगाल पे अब नवाबों का शासन या मुस्लिम कम्युनिटी का शासन तो नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन शासन कौन करेगा ये तय नहीं हो पाया। लेकिन जैसे कि
अब अंग्रेज़ों की बढ़त भारत में बढ़ती चली जाती है, ठीक है? भारत में बढ़ती चली जाती है। उधर मराठे भी शक्तिशाली थे, अंग्रेज़ भी शक्तिशाली थे। अब ये हुआ कि बंगाल पे नवाब या भारत में मुस्लिम कम्युनिटी का तो शासन नहीं रहेगा, लेकिन अब शासन किसका होगा ये बात का तय नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों शक्तियाँ चरम सीमा पे थी, इधर मराठों का और इधर अंग्रेज़ों का। जैसे बक्सर का युद्ध होता है, अब ये इस बात को तय हो जाता है कि अब भारत में जो अगला शासन जिसका रहेगा तो अंग्रेज़ों का हो जाएगा। जबकि एक साथ 3 संयुक्त सेनाओं को ये पराजित करते हैं अंग्रेज़। इस युद्ध के बाद बंगाल में जो प्रशासनिक प्रभाव देखने को मिला है, अंग्रेज़ों ने बंगाल में प्रशासन के चलते एक द्वैध शासन की प्रणाली लागू कर दी। द्वैध शासन प्रणाली में ये होता है कि राजस्व वसूलने का अधिकार किसी और के पास है और प्रशासन चलाने का अधिकार किसी और के पास है। मतलब पैसा किसी और के पास है और पैसा खर्च करने का अधिकार किसी और के पास है। करके इस युद्ध में बंगाल की अर्थव्यवस्था व ठीक है समाज के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब द्वैध शासन के माध्यम से अंग्रेजों ने ठीक है लूटपाट की शुरुआत की। ठीक है, आइए देखिए, अब बंगाल और भारत की राजनीति में अंग्रेजों को खुली छूट मिल गई, ठीक है, अपना षड्यंत्र करने की, खेल खेलने की। अब ये हुआ कि जब बक्सर का युद्ध ये लोग जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, तब बंगाल मतलब जो भारत का मुगल बादशाह था शुजा-उद-दौला था, ठीक है, जो हारा हुआ पक्ष है उसके साथ एक संधि किसके करने के लिए किसको बुलाया जाए। तब ये हुआ कि जो विजय अभियान था इसको प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव उस समय लंदन चला गया रहता है, मतलब ब्रिटेन लौट गया था। अब पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है कि इसने इस विजय श्री का शुरुआत इसने किया था, ठीक है, भारत में साम्राज्य स्थापित करने का नींव इसने डाला था, ठीक है। अब उसी को पुनः बुलाया जाए कि किस प्रकार से संधि किया जाए कि भारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाए। अब रॉबर्ट क्लाइव पुनः वापस होता है, ठीक है, और इसने इलाहाबाद की संधि करता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। वर्ष 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी के बीच जो है बंगाल के रूप में, ठीक है, बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव स्थापित होता है। लेकिन 1760 में ही यह वापस चला जाता है। लेकिन जब बक्सर को अंग्रेज़ों ने, ठीक है, जीत लिया, तब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन करके 1765 ईस्वी में पुनः भारत आता है, ठीक है। विशेष रूप से इसको इलाहाबाद की संधि करने के लिए, मतलब जो विपक्ष है जो हारा हुआ है उससे संधि करने के लिए बुलाया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता है। करके प्रयागराज की संधि, जो कि प्रयागराज की संधि इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इतिहास में इसको बदलना ठीक नहीं। प्रयागराज की संधि इलाहाबाद की संधि आप मान लीजिए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, ठीक है। ठीक है, देखिए, अब इस समय जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय वो आनर हो गया था, ठीक है, इसके अंदा करवा दिए थे सब। करके इस संधि के द्वारा मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, जो मुगल बादशाह था बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा का जो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार अंग्रेज़ों को दे देता है, ठीक है। 2 उप दीवान नियुक्त किए जाते हैं। बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान नियुक्त होता है और बिहार के जो राजस्व वसूलने का अधिकार उसमें सीताब राय को देते हैं और उड़ीसा को राय दुर्लभ राय, ठीक है। जो राय दुर्लभ राय था, ठीक है, राय दुर्लभ राय, ये जो आप ऊपर अभी हम लोग देखे थे ना ऊपर वाले पेज पे, जो राजा राम था उसका लड़का रहता है ये, ठीक है। वो राजा राम मोहन राय नहीं, ये राजा राम अलग है, ठीक है। जो पूड़िया का नवाब था, ठीक है, वो देखे थे आप, पूड़िया का जो उप दीवान था, ठीक है, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने हटाने से मना कर दिया था। मीर जाफर हटाना चाहता था लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कहता कि नहीं, इसको हटाओ, नहीं रहने दो, ठीक है। जो 3 हिंदू राजा थे उनको मीर जाफर हटाना चाहता था, हिंदू उप दीवान थे उनको मीर जाफर हटाना चाहता था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव हटाने नहीं दिया। उन्हीं में से जो पूड़िया का नवाब था, ठीक है, पूड़िया का उप दीवान था, ठीक है, उसी का लड़का रहता है ये, ठीक है, राय दुर्लभ राय। आइए करके इसी के द्वारा अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह ने, ठीक है, अपने अधीन बादशाह बन करके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में रखा गया और इसे राज करने के लिए प्रयागराज व वाराणसी के बीच स्थित कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिल गया। अब हुआ क्या कि जो मुगल बादशाह था, ठीक है, ये सारे क्षेत्र इसे ले लिए। अब हुआ कि जो इससे खर्चे हुए कि कड़ा और इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है। यह क्षेत्र अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से लेकर के इसको दिया था शाह आलम द्वितीय को, ठीक है। अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह से 26 लाख रुपए पेंशन भी दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इनके अधिकतर चीज़ को, अधिकतर जो
अचल संपत्ति थी वो अपने कब्जे में ले लिया और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए पेंशन देना तय किया। 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त करने के बाद अंग्रेज ठीक है सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल की नवाबी प्राप्त की तो किस जनजाति के, खासी जनजाति के संपर्क में आते हैं और इनके द्वारा खासी जनजातियों के द्वारा विद्रोह होता है। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। करे कि यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होती है। इसके द्वारा अवध के नवाब से कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। इसके द्वारा अवध के नवाब से गाजीपुर और वाराणसी को लेकर के राजा बलवंत सिंह को दे दिया गया। ये अंग्रेजों की संरक्षित, जबकि अवध के नवाब के अधीन राजा बने थे। ठीक है, अब बंगाल में द्वैत शासन। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम लोग बंगाल में द्वैत शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।